बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री, सम्माननीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, कुल सचिव, डीन ऑफ फैकल्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, योग विज्ञान विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थीगण और ये वीडियो देखने वाले सभी लोग, सभी को मेरा प्रणाम। विशेषकर द हीलर्स नाम के इस फेसबुक पेज, द हीलर्स नाम के इस फेसबुक पेज के संयोजक आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस बड़े मंच पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, बहुत गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है। मैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। आज मैं आदेशित हुआ हूँ एक विशेष विषय पर बोलने के लिए। विषय का नाम है एसेंशियल इम्यूनिटी मेजर्स फ्रॉम योगा एंड आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। तो इस विषय पर बात करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में जो आज की पूरी बात होगी मेरी, वो बेसिकली 6 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। वो बिंदु होंगे: व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसको कैसे क्योर करेंगे, हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, हम उसको कैसे, इसकी बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इम्यूनिटी है क्या चीज़, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको ये समझ आ जाए कि इम्यूनिटी है क्या चीज़, तो उसको कैसे बढ़ाना है और वो हमारे लिए कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके टाइप्स क्या क्या हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड द इम्यूनिटी। उसके कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे एक्टिव या पैसिव या इनेट और एडेप्टिव, बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, तो उसके बारे में। और फाइनल कम टू द टॉपिक, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम बूस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे योगा और आयुर्वेद में कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बेसिकली है क्या चीज़। इम्यूनिटी जो है वो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। डिफेंस सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। सिंपल टर्म में अगर कहें तो बॉडी हमारी जो होती है वो हर समय प्रोटेक्टेड होती है। अभी भी हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड है। इस बॉडी के प्रोटेक्शन की जो लेयर होती हैं वो लेयर होती हैं जैसे स्किन होती है। तो स्किन जो है हमारी, ये स्किन ये प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, ठीक है। जहां पर स्किन नहीं है, सपोज ये आंखों में यहां पर अंदर स्किन नहीं है, तो ऐसी जगहों पर म्यूकस की लेयर होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि या तो बॉडी स्किन से प्रोटेक्टेड है या फिर बॉडी म्यूकस लेयर से प्रोटेक्टेड है।
सपोज मुंह के अंदर स्किन नहीं है तो वहां पर म्यूकस के लेयर है, गले में स्किन नहीं है, आउटर स्किन की बात मैं कर रहा हूं, तो अगर आउटर स्किन नहीं है तो वहां पर क्या है, म्यूकस की लेयर है, तो उस म्यूकस की लेयर वो हमको प्रोटेक्ट करती रहती है। ये जो स्किन है या जो म्यूकस की लेयर है, ये हमको राउंड द क्लॉक 24 आवर्स प्रोटेक्शन देती है। ये हमेशा जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस समय पर हमको प्रोटेक्टेड रखती है। किसके खिलाफ प्रोटेक्टेड रहती है? पैथोजेंस के खिलाफ प्रोटेक्टेड रखती है, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रखती है। तो वो इन्फेक्शन हमको नहीं होने पाते इस प्रोटेक्शन के कारण। अगर इम्यूनिटी ना हो तो क्या होगा? अगर इम्यूनिटी ना हो तो बताने की जरूरत नहीं, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे रोग आ जाएंगे, रोग घर कर लेंगे हमारे शरीर में, लेकिन फिर भी हम जिंदा रहते हैं प्रोटेक्शन होने के कारण। अगर प्रोटेक्शन ना हो तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, एक दिन भी, 24 घंटे भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इम्यूनिटी के 24 घंटे भी एक व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट? किसी फॉरेन इन्वेडर हम कह रहे हैं, पैथोजेंस भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। हम इसमें से किसी भी चीज को ले लें, ये सारे के सारे इन्फेक्शंस हैं, बाहर से आने वाले पैथोजेंस हैं, एंटीजेंस हैं। तो फॉरेन इन्वेडर से हमारी बॉडी हमेशा प्रोटेक्टेड होती है। तो बॉडी में क्या होता है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें कि बॉडी में क्या होता है कि इम्यूनिटी हमेशा काम करती है। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये बेसिकली क्या चीज है? ये है इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इम्यून सिस्टम सेल से बना होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो इम्यून सिस्टम भी जो है वो सेल से बना होता है। ये जैसे हमारी बॉडी में पूरी बॉडी है, हमारी स्किन है, आंखें हैं, नाक है, बाल हैं, नाखून है, ये सारी चीजें स्किन से, ये सारी चीजें मिलकर सेल से बनी होती हैं। इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी सेल से मिलकर के बना होता है, जिनको हम कहते हैं इम्यून सेल्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स या इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है वो दो तरीके से फंक्शन करता है बेसिकली। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इम्यून सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। इम्यून सिस्टम एक तो फंक्शन करता है नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप फंक्शन करता है। नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके हुए, बिना थके हुए, हर समय हमारी शरीर की रक्षा करता रहता है। और दूसरा जो सिस्टम होता है, वो दूसरा सिस्टम कुछ स्पेसिफिक टाइप की सिक्योरिटी बॉडी की करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है। जो इम्यून सिस्टम है हमारा, ये सेल्स, इसके साथ साथ, इन सेल्स के साथ साथ कुछ यहां पर प्रोटीन भी ऐसे होते हैं, इनको हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। कुछ प्रोटीन्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं बाहरी इन्वेडर से। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन भी बेसिकली कैसे होते हैं? ये प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं। वही पहला नॉन स्टॉप फंक्शन करने वाले, नंबर 1, और नंबर 2 कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले। तो ये प्रोटीन्स भी हमारे शरीर की रक्षा करती है, जैसे इम्यून सेल्स हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इम्यून सेल्स दो तरीके से रक्षा करते हैं, एक तो नॉन स्टॉप और एक स्पेसिफिक। और उसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स भी हैं शरीर में, जिनको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। तो इन ब्लड प्लाज्मा में ये प्रोटीन बेसिकली सस्पेंडेड रहते हैं, और सस्पेंशन के कारण ये जो है उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्बिटरी में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में, इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो ये जो है वो नॉन स्टॉप भी फंक्शन करते हैं और स्पेसिफिक टाइप से भी फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो नॉन स्टॉप फंक्शन करने वाले कुछ एक सेल्स का नाम मैं बताता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स इनको हम एनके सेल्स भी कहते हैं, या कुछ इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं, मैक्रोफाज भी होते हैं, जिन मैक्रोफाजेस को हम ये ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे हमारी पुलिस होती है, हमारे शहरों में पुलिस होती है, तो पुलिस कैसे काम करती है, ये हमेशा राउंड द क्लॉक चक्कर लगाते रहते हैं बॉडी का, और बॉडी का चक्कर लगाने के बाद जो है ये जो भी बाहरी इन्वेडर्स हैं, जो भी एंटीजेंस हैं, जो भी बाहर से पैथोजेंस आ रहे हैं, उसको ये पकड़ करके और उसको ये मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं। तो ये जो है वो हमेशा नॉन स्टॉप फंक्शन करते रहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स को अगर हम देखें तो इसको हम कुछ WBC के नाम से भी जानते हैं, WBC कह सकते हैं, या इसको हम लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। खैर ये सब थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो मैं एक एज जनरल बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस कुछ ऐसे हैं। इसमें एक और है जिसको हम डेंड्रिटिक सेल भी बोलते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये भी मैक्रोफेजेस की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद जो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, इन स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे टी सेल्स होते हैं, ये होते हैं टी सेल्स, या होते हैं बी सेल्स। टी सेल्स और बी सेल्स सभी ने नाम जरूर सुना होगा, जिनको हम टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो ये जो टी सेल्स होते हैं ये बेसिकली थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, और बी जो सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। तो इन दोनों के मैच्योरिटी प्लेस अलग अलग है, लेकिन फंक्शन बॉडी में बहुत स्पेसिफिक है। ये वो सेल्स हैं जो किसी भी बाहरी इन्वेडर्स के आने के बाद तुरंत इमीडिएट उस पर काम करता है, इमीडिएट उसको मार गिराता है। अगर ये उसको नेचुरल किलर सेल्स या लिम्फोसाइट या WBC ये उसको नहीं मार पाते, तब पहुंचता है मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल, जो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं। तो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल, ये दोनों सेल्स वहां पर पहुंचते हैं, उसको मारते हैं। अगर ये मार पाते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको तोड़ करके अलग अलग कर देते हैं। और न सिर्फ मारते हैं मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल, ये उसके अवशेषों को लेकर के और बाहर की तरफ शो करते हैं, बाहर की तरफ शो कर देते हैं। और इनके शो करने से क्या होता है, ये यहां पर ये दोनों सेल्स एक मैसेज भी भेजते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइप के जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल है। तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ तरीके की साइटोकाइन मैसेजेस होते हैं, कुछ केमिकल मैसेज होते हैं, इनको इंटरल्यूकिन कहते हैं, इंटरल्यूकिन 12, 13, 23। तो उसके माध्यम से ये यहाँ पर टी सेल्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कोई विशेष प्रकार का ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया है, जिस पैथोजन को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, या हम लोग मिलकर के संभाल नहीं पा रहे हैं, हम इसको नहीं मार सकते। तो उस कंडीशन में मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल एक इंफॉर्मेशन भेज देते हैं इंटरल्यूकिन के माध्यम से टी सेल्स के पास में। और टी सेल्स बड़ा ही स्पेसिफिक टाइप का सेल्स होता है। ये टी सेल क्या करता है, ये टी सेल फर्दर बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी सेल ही वो सेल है जो स्पेसिफिक टाइप का, बी सेल ही वो सेल है जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बना लेता है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये वो एंटीबॉडी होता है जो किसी भी एंटीजन को मार गिरा सकता है, किसी भी एंटीजन को, वो कोरोना वायरस हो, वो फ्लू हो, वो मलेरिया हो, वो किसी भी तरीके का होगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये एंटीबॉडी ऐसी स्पेसिफिक होती है जो किसी भी स्पेसिफिक टाइप के पैथोजेंस को मार गिराने के लिए सक्षम होती है। ये सबके साथ बाइंड नहीं करती, ये किसी एक पर्टिकुलर के साथ ही बाइंड करेगी और पर्टिकुलर पैथोजन को ही मार गिराएगी। तो ये हमारी बॉडी का एक मिसाइल सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम है, एक मिसाइल सिस्टम जो स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को मार गिराएगा 100%। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स में कुछ नॉन स्टॉप टाइप के भी ऐसे हैं, जो कुछ नॉन स्टॉप टाइप के भी प्रोटीन्स हैं जो
हमारी बॉडी में हमेशा फंक्शन करती रहती है। उनके नाम कुछ हम ऐसे C1, C2, C3, C10 तक जाता है, तो इसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में। जब आपने इतना सब कुछ समझ लिया है कि हमारी बॉडी में, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा अभी, तो जब आपने इतना समझ लिया है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ होती है, वो कैसे फंक्शन करती है, तो मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के देख लें, आप कहीं भी जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कोई भी डॉक्टर आपको कभी ये नहीं कहेगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी तरीके की कोई मेडिसिन अवेलेबल है। कहीं भी पूरे एलोपैथ में, पूरे जो भी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है मेरा, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है हमारा, उसमें कहीं भी कोई मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है जिससे इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। ये एक तरीके का मिथ है। मैं आपको सच बात बताऊं, जैसे कोई आपको घाव हो जाता है, अगर आपको घाव हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया शरीर में, तो वो समय के साथ अपने आप धीरे धीरे ही हील करेगा, धीरे धीरे ही भरेगा। वो एकाएक एक दिन में पूरा हील अप नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती हैं? तो एंटीबायोटिक बेसिकली उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि वो आ करके ये जो नॉन स्टॉप फंक्शन करने वाले हमारे इम्यून सेल्स हैं, इन इम्यून सेल्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। एंटीबायोटिक्स जो है वो इन नेचुरल किलर सेल्स को, WBC को, लिम्फोसाइट्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती हैं, वो सपोर्ट कर देती हैं जिससे हमारा कोई भी घाव, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी भर जाए। लेकिन एज सच किसी भी पैथी में कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक इजाद नहीं हुई जिससे इम्यूनिटी बढ़ सके। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आपके डाइट से ही बढ़ेगा, ठीक है, ये आपके खान पान से, आपके दिनचर्या से ही ठीक होगा। ये इम्यूनिटी को वहीं से बूस्ट किया जा सकता है, कोई और इसका शॉर्टकट मेथड नहीं अभी तक इजाद हुआ है। आने वाले समय में अगर कुछ हो जाता है तो मैं कह नहीं सकता। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बॉडी में आने के बाद बहुत ज़्यादा तेज होती है। जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, इन कंपेरेटिव जितनी तेज हमारे एन के सेल्स या मैक्रोफेजेस या डेंटेटिक सेल्स जितनी तेजी से ग्रो करते हैं, उससे बहुत तेज बैक्टीरिया ग्रो करता है। और जब तक मैक्रोफेजेस उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके इंटरल्यूकिन के माध्यम से टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है जिसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से वो लगे होते हैं, जिसके चारों तरफ ऐसे वाई शेप के लगे होते हैं। ये बेसिकली इसको हम एंटीबॉडी कह सकते हैं, ये एंटीबॉडी ही होता है। लेकिन ये एंटीबॉडीज जो हैं, ये एंटीबॉडी रॉ है, इसको ये अभी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ तैयार नहीं है। एंटीजन की पहचान जब ये करेगा, मतलब पहले बी सेल क्या करेगा, एंटीजन की पहचान करेगा। जो भी बाहर से इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं, उनको ये पहचानेगा कैसे? मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल उसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उसकी कुछ सैंपल दिखाएंगे टी सेल्स को इंटरल्यूकिन के माध्यम से, और उसके बाद टी सेल आइडेंटिफाई करेगा और बी सेल्स को आदेश देगा कि अब आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करिए। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे बचपन में वैक्सीनेशंस होती हैं जो बेसिकली सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए एंटीजेंस होते हैं। वो एंटीजेंस धीरे से हमारे शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं और उसके बाद समय के साथ साथ हमारा शरीर उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ इम्यून हो जाता है या एंटीबॉडी बना लेता है। तो एंटीबॉडी जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बड़े सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो हमारी बॉडी इस तरीके से काम करती है। ये आपने समझ लिया कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम काम करने के बाद इसमें जो नॉन स्टॉप टाइप के जो फंक्शन ये करते हैं, इनको हम, आपने कुछ नाम सुने होंगे, मैं रेड पेन से लिखता हूं, इसको हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी उस टाइप की इम्यूनिटी होती है जो हम बचपन में लेकर के जन्म लेते हैं। इनेट यानी कि शुरुआती दौर से जो हमारे पास इम्यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। और दूसरी जो स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, इसको हम एडेप्टिव टाइप की इम्यूनिटी कहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि इसको हम बाद में अडेप्ट करते हैं, बाद में
अडेप्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी इसको बाद में अडेप्ट कर लेती है। जैसे जैसे वो इन्वेडर्स हमसे परिचित होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टी सेल्स बी सेल्स को आदेश देगा और बी सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी को निर्माण कर लेगा। ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी प्रोटीन है बेसिकली। ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी प्रोटीन है। तो पहली बार जब वो आते हैं, कोई फॉरेन इन्वेडर आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने में थोड़ा समय लगता है, जिसको इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक होता है और बहुत ही तेज होता है। इसीलिए बचपन में हम लोगों को इम्यून कर दिया जाता है डिफरेंट एंटीजेंस दे करके, जिससे एंटीजन के हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए, और जब कभी दोबारा उस पर्टिकुलर टाइप का कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमारे अंदर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, जिससे हम उस पर्टिकुलर एंटीजन से बहुत तेजी से, बहुत द्रुत गति से लड़ सकें, जिससे हमारी जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण कर दे, जिससे वो सारे के सारे एंटीजेंस मर जाएं। तो ये कैसे दोबारा से कैसे जनरेट करता है, मैं छोटा से एक सेंटेंस में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये दोबारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद, जब पहली बार एंटीजन प्रवेश किया था तो उस समय पर हमारे बी सेल्स ने कुछ एंटीबॉडीज बना ली थी। अब उसके बाद वो एंटीजन खत्म हुए और उसके बाद एंटीबॉडीज एक बार बनी, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो गया तो एंटीबॉडीज दोबारा धीरे धीरे नीचे आ गई। लेकिन वो जो एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडीज बेसिकली एक मेमोरी के रूप में, एक मेमोरी सेल, मतलब इस जो एंटीजन है उस एंटीजन की एक पिक्चर जैसी, कुछ बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ पिक्चर जैसी लेकर के यहां पर रख लेता है। तो ये पिक्चर्स जो है ये मेमोरी सेल कहलाते हैं। तो ये मेमोरी सेल बॉडी स्टोर कर लेती है, और स्टोर करने के बाद जो है क्या होता है कि जब कभी भी दोबारा उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन हमारे शरीर में इन्वेडर प्रवेश करेंगे, कोई बैक्टीरिया या वायरस, तो उसके खिलाफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जो कि बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि उसके पास पहले से उसकी पिक्चर मौजूद होती है। तो इस बार एनके सेल और मैक्रोफेजेस को दोबारा से ये वो सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे शरीर में पहले से ये सारी चीजें रहती है, मेमोरी रहती है, तो वो फटाफट दोबारा से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके और उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन को मार गिराता है। मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, ये सारे जो या टी सेल्स हैं, इसको एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, एपीसी भी कहते हैं। तो ये एपीसीज जो है वो किसी भी एंटीबॉडी की प्रोटीन को पर्टिकुलर लेकर के, फ्लैजिली को लेकर के, फ्लैजिली उसका पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है, तो उसको लेकर के शो कर देता है, जिससे टी सेल्स आगे दिखा देता है। तो यहाँ पर इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, बहुत सारे साइंटिफिक टर्म है, मैं बहुत ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाऊँगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हमें इम्यून सिस्टम की ज़रूरत होती क्यों है वो हमने बात कर ली। अगर बिना इम्यून सिस्टम के एक शरीर 24 घंटे भी जीवित नहीं रह सकता, वो चाहे कोरोना संक्रमण हो या छोटा सा सर्दी खांसी, मतलब कॉमन फ्लू जिसको बोलते हैं, कॉमन फ्लू या कोल्ड हो, तो उससे भी हमारा शरीर जो है वो इतनी तेजी से ये इन्फेक्शियस हो जाएगा कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा शरीर को, और कोई भी एंटीबायोटिक्स बाहर से जब तक आएंगी, जब तक उससे लड़ेंगी। और एंटीबायोटिक्स भी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एंटीबायोटिक्स भी केवल इन सेल्स की मदद कर सकती हैं। एंटीबायोटिक्स खुद आकर के किसी भी एंटीजन को मार नहीं सकती, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं बना है। तो इम्यूनिटी इसीलिए जरूरी है। दो टाइप की इम्यूनिटी मैंने आपको बताई, एक इनेट और एक एडेप्टिव। इसी को मैं एक और नाम आपको बता देता हूं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो एक्टिव रहती है हमेशा, जो नॉन स्टॉप फंक्शन, जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि ये नॉन स्टॉप फंक्शन करती है। और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को ही हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है जिसको हम बाद में एडेप्ट कर लेते हैं। तो ये वो है जो हम लेकर के पैदा होते हैं, जो इनेट है, जो नॉन स्टॉप है, इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और ये पैसिव इम्यूनिटी है। तो बॉडी में इस तरीके से इम्यूनिटी फंक्शन करती है। ये बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी, दो टाइप्स की इम्यूनिटी मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम चलेंगे कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद की तरफ जाना चाहता हूं, क्योंकि दिनचर्या
और खान पान इम्यूनिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। योग की बात इसके बाद हम करेंगे कि योग में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट हो जाए। तो इसको सबको आपको समझने के बाद इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बगैर प्रोटीन के, क्योंकि ये सेल्स भी प्रोटीन से ही बनी हुई हैं, तो बगैर प्रोटीन के कोई चीज़ संभव नहीं है। बॉडी में हमारे 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो वीडियो रिपीट करके नोट कर लीजिएगा। जो बॉडी है हमारी, उस बॉडी में 6 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहते हैं, ये 3 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये 3 एलिमेंट्स मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। इसके बाद कुछ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिसको हम कहते हैं विटामिन और मिनरल, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल ये दोनों माइक्रो टाइप के न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रो इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इनकी जो जरूरत होती है शरीर को बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसको हम मैक्रो क्यों कहते हैं? मैक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शरीर को काफी ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में हैवी अमाउंट जरूरत होती है, डेली नीड होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट हो गए। और छठा है वाटर। वाटर को हम एसेंशियल्स में डालते हैं, ना माइक्रो पे ना मैक्रो में। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये हमें चाहिए ही चाहिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है, तो इसको हम एसेंशियल एलिमेंट में रखते हैं। ये 6 हमारे न्यूट्रिएंट हैं, फूड न्यूट्रिएंट हैं। तो मैं बैलेंस डाइट की बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी, टी सेल्स या एंटीबॉडीज जो बनेंगी या प्लाज्मा जो बनेगा वो बेसिकली प्रोटीन से बना है, तो हमें प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि मैं एक योग का विद्यार्थी हूँ, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, तो योग और आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो समुचित आहार है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इसकी और साथ में वाटर जो बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, माइक्रो और एसेंशियल न्यूट्रिएंट का बैलेंस डाइट अगर बना करके रखा जाए तो इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्ट होगी, ठीक है। इसमें भी इम्यूनिटी में प्रोटीन का और विटामिन का मुख्य रोल है, प्रोटीन का और विटामिन का मुख्य रोल है। तो प्रोटीन तो हमको लेनी ही लेनी है, प्रोटीन हमारे डेली डाइट में होनी चाहिए। विटामिन में भी पर्टिकुलर एक रीसेंट रिसर्च, एक स्टडी मेरे सामने आई अभी कल परसों पढ़ते हुए कि इफेक्ट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए ऑन WBC, अ रीसेंट स्टडी डन इन यूनाइटेड किंगडम। ये यूके में एक स्टडी हुई है। तो इसमें 2 ग्रुप्स लिए गए और 2 ग्रुप्स में 12-12 लोगों को, 12-12 एडल्ट्स लिए गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप को 1 ग्राम विटामिन सी दिया गया और सेकंड ग्रुप को 800 मिलीग्राम विटामिन ई दिया गया। 1 ग्राम का मतलब 1000 मिलीग्राम विटामिन सी। तो इसमें इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सेस देखे। जो विटामिन सी जिनको दिया था उनका उनका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर था, उनके जो लिम्फोसाइट थे, उनके जो WBCs थे वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे किसी भी एंटीजन के खिलाफ। जबकि जो विटामिन ई जिनको दिया गया था 800 मिलीग्राम, हालांकि बहुत हायर डोज है, लेकिन 800 मिलीग्राम जिनको विटामिन ई दिया गया था वो उसमें जो है वो कोई भी अंतर नज़र नहीं आया या बहुत माइल्ड अंतर नज़र आया। एक और स्टडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विटामिन सी डिड नॉट अफेक्ट अ लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग अ कोल्ड। इसमें जो कोल्ड की ड्यूरेशन थी वो एडल्ट्स में 8% कम हुई और चिल्ड्रंस में 14% तक कम हुई। और सीवियरिटी, जो सिम्टम की सीवियरिटी थी कोल्ड के, उस सिम्टम की सीवियरिटी में भी काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला। विटामिन सी बेसिकली इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड के बहुत सारे रिच सोर्स हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी का बेसिकली रोल क्या है, विटामिन सी क्यों बॉडी के लिए जरूरी है और इम्यूनिटी के लिए बेसिकली क्यों जरूरी है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो हमारे WBCs होते हैं ये बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, बड़ी एबंडेंट टाइप के ये स्पीसीज होती है।
तो ये जब किसी के ऊपर, किसी भी फॉरेन इन्वेडर के ऊपर आक्रमण करती है तो ये सेल्फ डैमेज भी होती है, और उस सेल्फ डैमेज से इसको बचाने के लिए इसको हम ROS बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है जिससे ये किसी भी फॉरेन इन्वेडर को मारता है, तो उसके कारण WBCs खुद भी डैमेज हो जाती है, और उस ऑक्सीडेशन के डैमेज से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए सलाह देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो ऑक्सीडेशन से WBCs के जो डैमेज होता है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारे शरीर में एक समुचित मात्रा में हर समय WBCs की प्रेजेंस बनी रहे और हम पूरी तरीके से इम्यून रहें, पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। एक और स्टडी का बताऊंगा मैं आपको कि एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन सी इज टू न्यूट्रलाइज द ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रमोटिंग हाइपोक्लोरिक एसिड जनरेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल। तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही वाइबल सेल टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो ये जब विटामिन सी इसको मिलता है तो इसमें 3 प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। द फर्स्ट वन, इन्होंने जो कीमोटैक्सिस की प्रक्रिया है वो शरीर में काफ़ी तेज हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। फैगोसाइटोसिस मतलब, फैगोसाइटोसिस में आपको बताना एक टर्म यहाँ पर छूट गया। जो हमारे माइक्रोफेजेस थे, जो हमारे डेंड्रिटिक सेल थे, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जा करके किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स को खा जाते हैं। या बिल्कुल सही बात है, लिटरली वो क्या करते हैं, वो किसी भी माइक्रोफेजेस को जा करके खा जाते हैं। सपोज कि ये एक कोई बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर जब माइक्रोफेजेस आते हैं या डेंड्रिटिक सेल आते हैं, तो माइक्रोफेजेस कुछ इस तरीके के होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो ये इसको जो है वो खा जाते हैं, और खाने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये जो है फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को विटामिन सी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, साथ में माइक्रोबियल किलिंग्स को भी। तो 3 फाइंडिंग्स हैं इसमें, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस और माइक्रोबियल किलिंग्स। तो ये तीनों प्रक्रिया को विटामिन सी काफी एम्पावर करता है, काफी एनरिच कर देता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या इन्होंने देखा कि अगर विटामिन सी डिफिशियंट है बॉडी में, तो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी और हाई सस्पेसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी से ग्रसित भारत की लगभग 48% जनसंख्या आज भी इम्पेयर्ड इम्यूनिटी से ग्रसित है। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी बेसिकली उसको कहते हैं कि इम्यूनिटी है शरीर में, लेकिन वो लंगड़ी है, लूली है, ठीक से चल नहीं पा रही है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो उसको इम्पेयर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए, तो एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन से क्या मतलब है कि जो जल में घुल जाए, वाटर में सॉल्यूट हो जाए, जो वाटर में मिल जाए, तो ऐसा विटामिन है। तो इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, नंबर 1। चूंकि वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए बॉडी में स्टोर करना संभव नहीं। दूसरी बात, बॉडी में चूंकि स्टोर करना संभव नहीं, इसका मतलब कि आपको पर डे लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्टडी मैंने अभी रिसेंट आपके लिए मैं निकाल के लाया हूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूनाइटेड स्टेट्स, उनका रिकमेंडेड जो डोज है दैट इज 75 to 90 मिलीग्राम पर डे। 75 to 90 मिलीग्राम पर डे ये डोज है रोज का। सॉरी, काफी डिस्टरबेंस हो रही है। अगर मेरी आवाज आ रही हो आप लोग तो एक छोटा सा वो एक मैसेज कर दें। मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों के पास, इस वजह से बार बार कॉल्स आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 75 to 90 मिलीग्राम विटामिन सी की पर डे बॉडी में ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे सोर्सेज ऐसा बताते हैं कि 3000 to 6000 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूनाइटेड स्टेट्स, वो बताते हैं इस रिसर्च में कि 500 मिलीग्राम से ज़्यादा, यानी 500 मिलीग्राम से ज़्यादा
हमारा जो गट है, गट बोलते हैं माउथ से लेकर के और एनस तक, ये जो पूरा एक आहार नाल है इसको हम गट बोलते हैं साइंसी भाषा में। तो हमारा गट जो है वो कंप्लीट एंटायर गट 500 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हमारी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो रिकमेंडेड डोज होती है फॉर नॉर्मल पीपल। अगर मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन में लेने वाली, ये क्यूरेटिव डोज नहीं है, ये प्रिवेंटिव डोज है। क्यूरेटिव डोज कुछ और होगी। तो प्रिवेंटिव डोज के लिए उन्होंने बताया कि 500 मिलीग्राम पर डे जो है वो एक सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य नॉर्मल एडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम विटामिन सी डेली की रिक्वायर्ड है। और अगर इसकी क्यूरेटिव डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ये 1000 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड डोज है। ये क्यूरेटिव डोज है अगर कोई डिजीज है पर्टिकुलर उससे क्योर करने के लिए, ठीक है। सोर्स, रिच सोर्स क्या है विटामिन सी के? तो विटामिन सी के तीन टाइप के रिच सोर्स मैंने यहाँ पर देखे हैं, लिखे हुए हैं। पहला संतरा, नींबू, अमरक या आम, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कच्चे आम की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो जनरली आपको मिल जाती हैं बहुत आसानी से, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी हैं जिनमें अमरूद है, अमरूद बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। पपीता है, शिमला मिर्च है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो आसानी से नहीं मिल सकती लेकिन जानना ज़रूरी है, उनको मैंने एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कीवी है या ब्रोकली है या स्ट्रॉबेरी है, ये भी विटामिन सी के रिच सोर्स में आते हैं। ये भी विटामिन सी इनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इन सब के ऊपर अगर कहें तो लेमन जो है, नींबू, वो सबसे आसानी से, या संतरा सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसमें मौसमी को मैं रिकमेंड नहीं करता, मौसमी को एक्चुअली कोई रिकमेंड नहीं करता, वो एक क्रॉस ब्रीड है, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद पता नहीं क्या है, वो संतरा तो नहीं है, तो मैं मौसमी को रिकमेंड नहीं करता। संतरा, नींबू, अमरख आप लोग जानते होंगे, या पपीता, शिमला मिर्च, इस तरीके की चीज़ें जो है वो विटामिन सी में काफ़ी रिच हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। लंबे समय तक स्टोर करने से, मैं एक बात अभी भी बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, सभी ऑडियंस को, कि लंबे समय तक अगर आपने इसको स्टोर किया तो स्टोर करने से पहली बात तो इसका विटामिन सी कम हो जाएगा। आप इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इवन इन फ्रिज। अगर आप इसको चाहें कि आप ला करके बाजार से और फ्रिज में भी स्टोर करके रख दें, तो ऐसा करने से इसका विटामिन सी की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाएगी, एक बात। दूसरी कि चूंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है और वाटर जो है वो जब पकाते हैं तो वो एवेपोरेट भी होता है, तो इसलिए विटामिन सी जो है वो ज़्यादा पकाने पर भी उसकी मात्रा खत्म हो जाती है, तो उसको पकाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर विटामिन सी की हम कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे आप सोचेंगे कि इसमें फ्रूट्स में क्या पकाने वाली चीज़ है, तो फ्रूट्स में पकाने वाली चीज़ ये है कि सपोज आप ब्रोकली ले आए, सपोज आप शिमला मिर्च ले आए, तो शिमला मिर्च या ब्रोकली, इसको आप हल्का सा हीट दे करके बॉयल करके खा सकते हैं, बट इसको आपको बहुत देर तक, लंबे समय तक हीट पर इसको आपको पकाना नहीं है, इसको आप पका नहीं सकते, ठीक है। एक recent study done in UK, according to that, substantial number of Americans have low intake level of vitamin C due to inadequate intake of fruits and vegetables। तो अमेरिका में फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, इसलिए बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में वो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंज्यूम नहीं करते। दैट इज़ वाई उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है। और हम लोग आजकल वर्तमान समय में ये देख रहे हैं, हालांकि मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 2 मिनट और लूँगा। हम लोग वर्तमान समय में ये चीज़ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट इटली और ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी कम है। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम लोग आज भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इन सारी चीज़ों पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो पकाने का तरीका, हमारे जो स्टोरेज का तरीका है, हमारी जानकारी का अभाव, ये हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स को धीरे धीरे डाउन लेकर के आ रहा है। इसमें जो ये स्टडी हुई, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि विटामिन सी अगर लेते हैं तो आयरन डिफिशियंसी, जो एनीमिया होता है, वो भी खत्म हो जाता है। इम्यून रिस्पांस तो बढ़ता ही बढ़ता है। इनेट इम्यूनिटी मॉलिक्यूल्स को ये रीबूस्ट कर देता है। तो इनेट टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया।
तो ये तो बात हो गई हमारे दिनचर्या की, ये बात हो गई विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, उनके इंपॉर्टेंस की, हम क्यों लें, हमें कितना लेना चाहिए, ये सारी चीजें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं योगा के रोल पर कि योग हमें, क्योंकि हम तो योग के विद्यार्थी हैं प्योरली, तो योग हमें, योग की कौन कौन से ऐसे अंग हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इम्यून सिस्टम को रीबूस्ट कर दे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दे, उसको इन्हांस करे। तो योग में मैं आपसे कहूंगा कि 3 ऐसे अवयव हैं मुख्यतः जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में उसमें सहायक है। पहला षटकर्म, दूसरा आसन और तीसरा प्राणायाम। मेरे हिसाब से ये 3 है। बहुत सारे तर्क हैं, चूंकि ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, फिलॉसफी में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक बात मैं आपसे करूंगा, यहां पर कोई मैं हवा में बात नहीं करूंगा। साइंटिफिक बात यह है कि ये 3 चीजें। पहला षटकर्म। षटकर्म कैसे काम कर सकता है? बॉडी की क्लिनजिंग, जो टॉक्सिक मैटर है बॉडी से, जब तक उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमारा शरीर फंक्शन कैसे करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होगी, हमारे बॉडी में पीएच कैसे मेंटेन होगा, हमारी बॉडी में और सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होंगी। जब तक पीएच मेंटेन नहीं होगा, जब तक हमारा ब्लड एसिडोसिस रहेगा, तो ब्लड जब एसिडिक है तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लंग से चल करके सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा और सारे अंग ठीक ठीक काम करने लगेंगे। ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि वी आर द पायनियर। कि पायनियर इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ योग के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, बाकी किसी भी पैथी के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं, उनका ऐसा कोई विचार नहीं, ऐसा कोई उनकी मंशा नहीं है कि वो बॉडी को क्लेंस करें। तो बॉडी क्लेंजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेंजिंग से मेरा मतलब ये है कि 1-2 क्लेंजिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। केवल अगर हम जलनेती कर लें, केवल हम कुंजल कर लें और केवल हम 6 महीने में एक बार लघु संघ प्रक्षालन कर लें, तो केवल इतने मात्र से बहुत अच्छी तरीके से बॉडी जो है वो हमारी ओवरऑल हो जाएगी, बॉडी हमारी क्लेंज हो जाएगी, और क्लेंज होने के साथ साथ बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी, ब्लड प्योर हो जाएगा। प्योर ब्लड जितनी ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जब हमारे अंग अवयव तक पहुंचेंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, जो भी उनकी क्षमता है अपनी पूरी क्षमता से वो काम कर पाएंगे। एक बात ये तो हो गई षटकर्म। आसनों में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आसनों में बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रेचिंग के लिए मैं स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, जैसे स्ट्रेचिंग में आप हस्तोत्तान आसन ले सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन ले सकते हैं, चक्रासन भी ले सकते हैं, राजकपोत आसन या उष्ट्रासन, इस तरीके के बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है? स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं डेली, ये रोज का काम है, ये दिनचर्या में इसको शामिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार आपने कर लिया और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से इम्यून सिस्टम आपका रीबूस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको रोज रोज करना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग बॉडी की जरूरी क्यों है? स्ट्रेच करने से, क्योंकि चूंकि हमारी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा मस्कुलर है, हमारी पूरी बॉडी मस्कुलर है, तो जो मसल्स हैं उसकी कुछ खास एक बात होती है, उसमें एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को कहते हैं स्ट्रेचेबिलिटी या इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी उसकी बनी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शन करने के लिए। इसलिए मैंने कहा, एक पर्टिकुलर टर्म मैंने यूज किया, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से मतलब है कि जब बॉडी हम डेली स्ट्रेच करते हैं तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर होती है। हम ओवरऑल बॉडी की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ 12 में से एक इम्यून सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। इम्यून सिस्टम तो मजबूत होगा ही होगा जब पूरी बॉडी आपकी मजबूत होगी। तो क्लिनजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी षटकर्म। षटकर्म में भी 3 मुख्य चीज़ों का नाम मैंने लिया। उसके बाद आसनों में स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आसन कर रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर आसन अपने लिए आप चुन लें जो आपको सूट करता हो, उस तरीके से आप स्ट्रेचिंग के आसन आप कर सकते हैं, और वो स्ट्रेचिंग के आसन हमारी बॉडी की कंप्लीट ओवरऑल ग्रोथ को, ओवरऑल मेंटेनेंस को मेंटेन करके रखेंगे। थर्ड मैंने बताया था प्राणायाम। प्राणायाम में बॉडी के जितने भी अंग अवयव हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, यानी हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे सेल्स से बने हुए हैं, और सेल्स जो है वो फंक्शन तभी करता है, जो भी बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो ये बात समझते हैं कि सेल फंक्शन तभी कर पाएगा जब उसको प्रॉपर मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होगा। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा?
लंग्स कॉम्प्रोमाइज हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो शोल्डर है पीछे, वो जो हमारा कंधा है वो कुछ ऐसे झुका करके आगे की तरफ दोनों शोल्डर्स झुका करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बैठने का पोस्चर ऐसा है, बैठने की स्टाइल ऐसा है। तो लंग्स जो है वो प्रॉपर पूरी मात्रा में फूल नहीं पाता, उसका एक्सपांशन नहीं हो पाता, उसका कोलैप्स नहीं हो पाता, मतलब लंग्स वापस नहीं आ पाता। तो जब लंग्स प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ऑलरेडी जो है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में है, इनअप्रोप्रिएट है, और ब्लड में जब ऑक्सीजन कम है तो वो कम ऑक्सीजन किसी भी उसको सप्लाई करता है। अब एक मजदूर है जिससे आप पूरे दिन काम करवाते हैं, लेकिन शाम को जब उसको खाना देने की बारी आए तो उसका खाना आप थोड़ा सा कट कर लीजिए, वो कितने दिन चलेगा? वो सर्कस का शेर रह जाएगा, वो शेर शिकार करने वाला शेर नहीं रह जाएगा। यानी आपका जो ऑर्गन है वो शिकारी शेर की तरह काम नहीं कर पाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे, इसीलिए कहते हैं 40 की एज तक, 50 की एज आने तक जो है वो धीरे धीरे सारी चीज़ें डाउन होती हुई चली जाती हैं। और चूंकि आप एडिक्वेट अमाउंट में दे नहीं रहे हैं तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। धीरे धीरे हमारी जो एवरेज एज है इंडिया में वो भी ह्यूमंस की डाउन होती चली जा रही है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यही सारा कारण है। तो कहने का मतलब है कि प्राणायाम करें। प्राणायाम में कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम क्या आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, कुछ एक स्पेसिफिक प्राणायाम भी हैं। जैसे हाइपर वेंटिलेशन को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लंग्स का एक्सपांशन पूरा होता है, कंप्लीट, एज मच एज यू कैन, एंड देन उसका वापस से पूरा वापस आता है, पूरे एयर हम एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेल करते समय भी फुल प्रेशर लगाते हैं, इनहेल करते समय भी फुल प्रेशर लगाते हैं, उसके कारण अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भीतर जाता है। और इसके डेली अभ्यास से, लंबे समय तक अभ्यास करने से एक फायदा और हो जाता है कि हमारी जो टोटल लंग कैपेसिटी है, जिसको हम टीएलसी भी कहते हैं, ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं है टीएलसी, इसको टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है वो हम, लंग कैपेसिटी तो है करीब 5 लीटर एक बार में, तो यानी 5 लीटर श्वास हम भीतर ले सकते हैं और 5 लीटर बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं करीब 500 से 1000 ml। तो जो हमारी लंग कैपेसिटी है, यानी जो हम रोजमर्रा में जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसको जो है उसको उस टोटल लंग कैपेसिटी भी काफी मात्रा में बढ़ जाती है। तो एक तो भस्त्रिका, भस्त्रिका के साथ साथ आप अगर और भी कुछ करना चाहें तो पूज्य स्वामी जी ने कपालभाति का जिक्र किया है। कपालभाति प्राणायाम तो नहीं है, लेकिन एक ब्रीदिंग टेक्निक है। तो इसलिए उस ब्रीदिंग टेक्निक को भी यहाँ पर मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्रीदिंग टेक्निक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है कि कपालभाति से भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपके बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, वो हॉलो ऑर्गन्स बेसिकली बेटर परफॉर्म करने लगते हैं समय के साथ। इसके साथ में कुछ एक प्राणायाम और है, जैसे शीतली, जैसे सूर्यभेदी, शीतकारी, ये भी प्राणायाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवली का मैं नाम लेना यहाँ पर चाहूँगा। केवली कुंभक की एक सबसे खास बात ये होती है कि केवली कुंभक मतलब जब आप पूरी तरीके से बहिर्कुंभक की स्थिति में होते हैं, यानी पूरी श्वास आपने बाहर की तरफ होल्ड कर रखी है, उस समय पर केवली के ऊपर कई सारे रिसर्चेस हो रखे हैं, मैंने कई सारी रिसर्चेस पढ़ी भी हैं। तो उसके रिसर्चेस में जो एक खास बात मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि केवली में जब आप पूरी तरीके से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, कंप्लीटली बाहर श्वास निकाल देते हैं और कुछ पल बिना श्वास के रहते हैं, तो उस टाइम पर जो आपकी सेल्स हैं, वो सेल्स बहुत ज़्यादा भूख से तड़पने लगती हैं, जो भी पहुंची हुई हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए लंग्स में। तो वो उनके अंदर एक ईगरनेस आ जाती है और उस ईगरनेस के बाद वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। कहने का मतलब जैसे साप्ताहिक व्रत होता है। साप्ताहिक व्रत क्यों होता है? साप्ताहिक व्रत इसीलिए होता है जिससे हम अपनी भूख को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, हम अपनी बॉडी को थोड़ा, मतलब अपने गट को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, जिससे हमारी भूख और ज़्यादा डेवलप हो सके, हमारा पाचन संस्थान बेहतर काम कर सके। क्यों बेहतर? एक दिन क्या खाना ना खाने से बेहतर काम करने लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन अगर उसको थोड़ा सा सुस्ताने का समय दे देंगे तो वो बेहतर काम करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है केवली को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल आमतौर पर लोग प्रैक्टिस में इसको नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग इसको प्रैक्टिस में रखते हैं वो इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप लंबे मैराथन आपको दौड़ना है तो आप थोड़ी दूर दौड़ करके बहुत तेजी से आप गए और उसके बाद थोड़ा आपने रेस्ट कर लिया, तो आपके पास मतलब उस रेस्ट से क्या हुआ कि आपने एनर्जी को रीगेन कर लिया, और एनर्जी रीगेन करने के बाद आप और ज़्यादा तेजी से, पूरे मन से, ज़्यादा स्पीड से आप दौड़ पाएंगे।
बनस्पत की आप लगातार दौड़ें। तो मैंने कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग के भी कुछ अंग अवयवों की चर्चा की, दिनचर्या की बात की और खान पान आहार की बात की, सारे इम्पोर्टेंस आपको बताई। इसके साथ में विटामिन सी, प्रोटीन का रोल भी आपको बताया कि विटामिन सी क्या क्या कर सकता है, विटामिन सी कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और प्रोटीन क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो पूरा समराइज़ करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल और केवल दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें, बहुत ज़्यादा गूढ़ टर्म्स के तरफ ना जाएं, तो जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारी हैबिट्स हैं, उनको ठीक करके, एक तो डाइटरी हैबिट्स और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट्स, अगर इनको हम ठीक कर लें तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने के कोई चांसेस नहीं है। इम्यूनिटी हमारी डेफिनेटली बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होगी। और एक बार फिर से मैं जो हमारे द हीलर्स पेज के संयोजक आयोजक हैं आयुष पांडे जी, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य, मेरे लिए बड़े गौरव, बड़े सम्मान की बात है कि मैं इस मंच पर आकर के अपनी बातें रखने का मुझे मौका मिला। ऐसा ही मौका आप मुझे भविष्य में और भी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे सुना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।